हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपने इस नए वीडियो के साथ में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के ऊपर आधारित है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के ऊपर ही है, जिसमें हम उन प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने वीडियो के ऊपर आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि वो आपको कैसे लगे और हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने आज के इस वीडियो के ऊपर और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में तांबे का निक्षेप सोनराई में मिलता है। यह स्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि सोनराई एक गांव का नाम है जो मंडवारा ब्लॉक में स्थित है, जो ललितपुर शहर में पड़ता है और झांसी डिवीज़न में ये आता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी ललितपुर। लेकिन इसके साथ में इस पर हम आगे बढ़ें तो एक पूरी सूची हमारे सामने है जहाँ पर इस चीज़ का जिक्र विस्तार से किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है। जैसे सोना सोनभद्र ललितपुर में पाया जाता है, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, बॉक्साइट वाराणसी ललितपुर और बांदा में पाया जाता है, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और कचरहट में पाया जाता है, पोटाश सॉल्ट इलाहाबाद बांदा और झांसी में पाया जाता है, डोलोमाइट बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है, कांच बालू शंकरगढ़ बांदा अलीगढ़ और चित्रकूट में पाई जाती है, कोयला सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है, ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर और महोबा में पाया जाता है, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अगर ये सूची हमको याद है तो कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कई सारे क्वेश्चंस का जवाब हमको इस सूची से मिल सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ललितपुर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी बेतवा नहर या ऑप्शन डी दसान नहर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शारदा नहर। शारदा नहर शारदा नदी से ही निकली हुई है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कही जाती है। शाखाओं और प्रशाखाओं के साथ में अगर इसकी लंबाई तो देखें तो ये 12,368 किलोमीटर लंबी है। इस नहर को बनाने का काम सन 1920 में शुरू किया गया था, जब तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और नेपालीज गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था और शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से इस नहर को निकाला गया था और इस नहर को बनाने का कार्य सन 1928 में पूरा किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी शारदा नहर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। नगवा बांध नहर किस नदी से निकली है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कर्मनाशा, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नगवा बांध नहर, जैसा कि नाम यहाँ पर बता रहा है, नगवा स्थान से ये नहर निकाली गई है और ये कर्मनाशा नामक नदी के ऊपर कर्मनाशा नदी से इस नहर को निकाला गया है। अगर हम देखें तो कर्मनाशा नदी बिहार से निकलती है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को सींचते हुए जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के 60,000 एकड़ भूमि को इस नदी के पानी के माध्यम से सींचा जाता है। इस नदी को जनमानस में शापित नदी के नाम से जाना जाता है और लोग कहते हैं कि अगर इस नदी के पानी का स्पर्श कर लिया तो बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। अलग बात है, ये एक मिथ्या बात है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। हाँ, अलग बात है कि इसके बनने के पीछे की कहानी रोचक है। ये कहा जाता है कि एक राजा सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा अपने गुरु वशिष्ठ से कही। जब वो उस इच्छा को पूरी करने में सक्षम नहीं हुए, उन्होंने उसको पूरा करने से मना कर दिया, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनको अपनी इच्छा बताई। और जब
समस्त तपोबल लगाने के बाद भी महर्षि विश्वामित्र उनको सशरीर स्वर्ग नहीं भेज पाए, तो उन्होंने उनके लिए एक दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया और अपने तपोबल से उनको उस ब्रह्मांड में भेजने की कोशिश की। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने ऐसा होने नहीं दिया और वहां पर उनको जाने से रोक दिया, और विश्वामित्र ने उनको तपोबल से जमीन पर नहीं आने दिया। फल यह हुआ कि वो बीच हवा में ही कहीं लटके रह गए सिर के बल, और उनके मुंह से गिरती हुई लार की वजह से इस नदी की स्थापना हुई। जो कहानी कथानक इस नदी से जुड़ी हुई चली आ रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मनाशा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम निम्न में से किसकी योजना है? ए राज्य सरकार की, बी केंद्र सरकार की, सी विश्व ऊर्जा संगठन की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है, और जो इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय है जिसको हम MNRE कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो इस क्षेत्र में काम करता है वो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज करके बायोगैस जनरेट करता है। तो उसके कई सारे उपयोग आ जाते हैं। नंबर 1 तो बायोगैस जनरेट करना, फिर पावर जनरेशन, उसके अलावा अच्छी खाद का निर्माण करना, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट्स निकल करके आ जाते हैं। और देखा जाए तो इससे रिलेटेड जो विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, जिसको हम यहाँ पे BPGP कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन प्रोग्राम, और उसके लिए साथ में ही BTDC एक तरीके से प्रशिक्षण केंद्र होते हैं जिसको हम कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वो भी बनाए गए हैं जिसके थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवगत कराया जा सके और बायोगैस को यूज़ करके अपनी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करके उन सोर्सेज के ऊपर अपना ध्यान लगाया जाए, उनसे अपनी ऊर्जा को जनरेट किया जाए जो रिन्यूएबल भी हैं, नए हैं और नॉन कन्वेंशनल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की योजना। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वहां पे महात्मा गांधी IT और बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है, जिसमें कंप्यूटर असेंबली प्लांट सहित नेटवर्किंग लैब, मानव DNA लैब, डेटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऑडियो विजुअल लैब और पावर जनरेटर भी स्थापित किया गया है। उसके अलावा इस तरीके के बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ के अलावा अप्रैल पार्क गाजियाबाद में, उसके अलावा कानपुर में प्लास्टिक सिटी कानपुर तथा लाइट टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में भी स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न कहता है अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी बरेली। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। वैसे तो अखंड ज्योति उत्तर प्रदेश की कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और वेल सर्कुलेटेड मैगजीन्स में से एक है, पत्रिकाओं में से एक है, जिसकी स्थापना, जिसके प्रकाशन का प्रारंभ सन 1938 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया था। अब अखंड ज्योति भारत की 7 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है, जिसमें आध्यात्मिक सामाजिक विषयों के अलावा समसामयिक लेखों के साथ में जीवन के प्रत्येक विषय से संबंधित समस्या के समाधानों की और अपना ध्यान खींचने वाले आर्टिकल्स और लेख प्रकाशित किए जाते हैं। 1950 से ये लगातार मथुरा से प्रकाशित हो रही है और इसके पीछे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो उसके संस्थापक हैं, उनकी प्रेरणा रही है। उसके अलावा ये गायत्री परिवार की मुख्य पत्रिका के रूप में जानी जाती है और तब से अब तक हमें हर महीने में मासिक तौर पर इसका प्रकाशन किया जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। मान्यवर श्री कांशी राम कला सम्मान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए, 2 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है और उनको पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार को माननीय श्री कांशीराम को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से उनके सम्मान में शुरू किया गया था। और कांशीराम जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और जिनकी मृत्यु सन 2006 में हुई थी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की वजह से। उन्होंने दलितों और बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण के लिए काम किया था और इसके लिए उन्होंने अपनी 1971 में अपनी नौकरी छोड़ करके DSSS नामक एक संस्था बनाई थी जो दलितों के उत्थान के लिए थी। और उसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बामसेफ कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था जब 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। वर्ष 2006 में मधुसूदन आनंद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार। ऑप्शन बी, गणिशंकर विद्यार्थी पुरस्कार। ऑप्शन सी, पत्रिका भूषण सम्मान। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता भूषण सम्मान, जिससे वर्ष 2006 में मधुसूदन आनंद को सम्मानित किया गया था। मधुसूदन आनंद का जन्म नजीबाबाद में उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर सन 1952 को हुआ था। उन्होंने हिंदी में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली हुई थी और वो लेखन और संपादन में सक्रिय थे। उन्होंने नवभारत टाइम्स में स्थानिक संपादक पद पर काम किया था। थोड़े समय के लिए उन्होंने दिल्ली में दैनिक जागरण के संपादक के पद पर भी वो रहे थे और कोलोन जर्मनी में हिंदी सर्विस ऑफ द वॉइस ऑफ हिंदी में 4 साल तक संपादक का पद उन्होंने संभाला था। उनकी कहानी संग्रह में करौंदे का पेड़, साधारण जीवन, बचपन ये आते हैं। कविता संग्रह में पृथ्वी से करें फरमाइश तथा भारत एक अंतहीन यात्रा, जिस किताब में उन्होंने राजेंद्र माथुर के निबंधों के कई संग्रहों का संपादन किया था। और जो उनकी मुख्य उपलब्धि को काउंट करें तो वो नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ संपादक के तौर पर उन्होंने काम किया था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर और ये प्रश्न कहता है, डॉक्टर श्रीमती गिरीश रस्तोगी को वर्ष 2006 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे सामने वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति पुरस्कार। ऑप्शन बी, श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार। ऑप्शन सी, अवंती बाई सम्मान। ऑप्शन डी, हिंदी विदेश प्रसार सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती बाई सम्मान। जब हम बात करें डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के बारे में तो इनका जन्म फरसोली जो बदायूं में पड़ता है उत्तर प्रदेश में सन 1935 में हुआ था और इनका निधन 16 जनवरी 2015 को इलाहाबाद में हुआ था। अब इनके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करें तो इन्होंने समीक्षा भी की हुई है, इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं, इन्होंने नाट्यांतर भी लिखे हुए हैं और जिसकी वजह से उनको अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें तो कहानीकार, कवि, नाटककार, समीक्षक, निर्देशक, रंगकर्मी और चिंतक, ये सारी उपलब्धियां उनके साथ में जुड़ी हुई हैं जिसके लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। जब हम इनकी समीक्षा के बारे में बात करें तो हिंदी नाट्य सिद्धांत और विवेचन, आधुनिक हिंदी नाटक, मोहन राकेश और उनके नाटक, प्रसाद का कथा साहित्य, समकालीन हिंदी नाटककार, समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना, नाटक और रंग परिकल्पना, मुक्तिबोध और अंधेरे में हिंदी नाटक और रंगमंच, नई दिशाएं, नए प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी, उदय शंकर, रंगभाषा, भुवनेश्वर, हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, ये सब उनकी समीक्षाएं हैं। नाटकों में अगर हम देखें तो असुरक्षित, अपने हाथ बिकानी, नहुष, मुझे मत मारो और आरंभ प्रमुख तौर पर आते हैं। नाट्यांतर में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, रंगनाथ की वापसी, छिन्नमस्ता और अंत में प्रार्थना, जयदोल, अकलंक, मगध, यशोधरा, ईदगाह, कफन, नमक का दारोगा, टुकड़ा आदमी और मैंने कुछ नहीं देखा ये शामिल हैं। और जिन पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया उसमें महादेवी वर्मा पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, अवंती बाई सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, इनसे उनको नवाजा गया। अब आते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है?
ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना है। इस प्रश्न के ऊपर हम अपने अगले वीडियो की में चर्चा करेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना है। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर अपने अगले वीडियो में हिंदी में संधि के विषय के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो में आपके सामने उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में, अलग अलग उदाहरणों के बारे में और अभ्यास से रिलेटेड प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आएंगे और आपसे दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे, आपसे दोबारा से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।